स्टूडेंट्स, 7th क्लास। आज हम शब्द निर्माण में समास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि समास क्या है, समास की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम समास की परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए स्वतंत्र शब्द की रचना की जाती है तो उस शब्द की रचना विधि क्या कहलाती है? समास कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? या हम इजी लैंग्वेज में हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। और बुक की लैंग्वेज में जो आपकी ये लिखी हुई है, आप इसे भी देख सकते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए स्वतंत्र शब्द की रचना की जाती है तो उस शब्द की रचना विधि क्या कहलाती है? समास कहलाती है। ठीक है। अब समास में दो पद होते हैं। एक तो होता है पूर्व पद। पूर्व पद मतलब पहला पद। ठीक है, दो पद होते हैं। पहला पद जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। और एक दूसरा पद होता है, वो क्या कहलाता है? उत्तर पद कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? ये देखिए, संधि हमने पहले भी पढ़ी थी। तो संधि में तो क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लेकिन समास में क्या होता है? शब्दों का मेल होता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और समास रचना से जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। समास रचना से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में दो पद होते हैं। पहला पद जो क्या कहलाता है? पूर्व पद कहलाता है। और दूसरा पद क्या कहलाता है? उत्तर पद कहलाता है। जैसे समस्त पद है नीलकंठ। समस्त पद क्या है? नीलकंठ है। तो अब नीलकंठ में पूर्व पद तो क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। और उत्तर पद क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। समझ में आया? तो ये तो है पूर्व पद और ये है उत्तर पद। ठीक है, इस तरह से दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समझ में आ गया ना? चलिए, अब हम पढ़ते हैं इसके भेद। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 4 भेद होते हैं। इसमें आपके बुक में 4 ही भेद दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है आपके अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर तत्पुरुष समास के भी उपभेद है। उसके बाद कर्मधारय समास, द्विगु समास, ये भी इसमें इसी में दे रखे हैं तत्पुरुष समास के उपभेद में, लेकिन होते नहीं है वैसे तो ये। फिर है द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, आपके बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। वैसे तो आपके कितने भेद, वैसे आपने जब पहले पढ़े थे लास्ट ईयर प्रीवियस क्लास में, कितने भेद बताए थे समास की? गिनिएगा। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास 2 हो गए, 3 कर्मधारय समास, 4 द्विगु समास, 5 द्वंद्व समास और 6 बहुव्रीहि समास। तो कितने समास हो गए? 6 समास हो गए। ठीक है ना? तो हम इन भेदों के बारे में पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहले है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान हो। क्या हो? पहला पद प्रधान होता है और अथवा अव्यय होता है। अव्यय का मतलब अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक पुरुष के अनुसार चेंज नहीं होते। समझ में आया ना? पहले पढ़ चुके हो ना? अव्यय शब्द, अविकारी शब्द, ये एक ही है। अव्यय मतलब अविकारी, ये एक ही शब्द है। ऐसे शब्द जो लिंग वचन पुरुष कारक के अनुसार चेंज नहीं होते हैं। जैसे आपको बताए थे मैंने, प्रति, क्योंकि, है ना, भरपूर, ये सब क्या है? ये अविकारी शब्द हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द है, आदि है, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। तो ऐसे शब्द जो लिंग वचन पुरुष कारक के अनुसार चेंज नहीं होते हैं तो वो अव्यय होते हैं। तो अव्ययीभाव समास में क्या है? ऐसे ही है कि जिस समास का पहला पद प्रधान होता है तथा अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास का समस्त पद भी अव्ययी बन जाता है। जैसे यथासंभव,
यथा संभव का हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जैसा संभव हो। आमरण, मरण तक या मरण पर्यंत, ठीक है। आमरण, यथा, ये सब क्या है, पहला पद है। ये पहले पद क्या है, अव्यय शब्द ही है। समझ में आ गया ना। अव्यय का मतलब क्या होता है, जो चेंज नहीं होते हैं किसी भी तरह से। यथा संभव, आमरण, आजन्म, आजन्म का क्या होगा, जन्म से लेकर, ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से और एग्जाम्पल है आपके बुक में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, भरपूर, पूरा भरा हुआ, प्रतिदिन, दिन दिन, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा भेद क्या है, तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में आपने क्या पढ़ा था, पहला पद प्रधान होता है अथवा अव्यय होता है। और तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास में कारकों की जो विभक्तियाँ होती हैं उन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, उन विभक्तियों का लोप हो जाता है तथा उन विभक्तियों के अनुसार ही क्या है, इनके भेद होते हैं, इनके भेद किए गए हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में कौन सी विभक्ति आती है, द्वितीय विभक्ति आती है ना। पहला कारक तो कौन सा होता है, कर्ता कारक। आपने कारक भी पढ़े हैं, कौन कौन से होते हैं कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, है ना। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे, है ना, ये सब क्या है, कारक है। तो समास में द्वितीय विभक्ति मतलब जो कर्म कारक है उससे स्टार्ट होगा, कर्म तत्पुरुष से। तो कर्म में कौन सा चिन्ह आता है, को, तो उसी से हमें करना है। नगरगत, नगर को गया हुआ, है ना, नगर को गत मतलब नगर को गया हुआ। पुरस्कार प्राप्त, पुरस्कार को प्राप्त। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। इसमें कौन सा चिन्ह आएगा, को चिन्ह आएगा। कर्म तत्पुरुष में को, जो कारक चिन्ह चलते हैं अपने वही चलेंगे उसमें। कर्म कारक में कौन सा चलता है, को, तो वही चिन्ह हमें इसमें भी चलाना है। फिर है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में कौन सा चिन्ह आता है, से या द्वारा आता है, तो वही हमें यहाँ देखना है। करण तत्पुरुष में तुलसी कृत, तुलसी से कृत या तुलसी के द्वारा कृत, है ना, मतलब तुलसी के द्वारा रचा गया। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, ठीक है। तो इसमें करण कारक की विभक्ति चलेगी से या द्वारा, जिसका लोप हुआ है। फिर है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्तियाँ चलती हैं, के लिए, ठीक है ना, तो उसी का लोप हो रहा है यहाँ पर। जैसे यज्ञशाला, तो यज्ञ के लिए शाला। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। पूजा घर, पूजा के लिए घर, है ना। तो इसमें कौन सा चिन्ह चल रहा है, के लिए चल रहा है। अब है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में कौन सा आता है, से, अलग होने के अर्थ में, ठीक है। करण में तो करण में अलग होने का अर्थ नहीं आता, अपादान में जो से आ रहा है उसमें अलग होने का अर्थ आता है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, क्या आ रहा है, पथ से भ्रष्ट, मतलब अपने रास्ते से वो भ्रष्ट हो गया है, अपना रास्ता वो भूल चुका है, मतलब उसे अपने रास्ते से अलग हो गया वो। काम चोर, काम से जी चुराने वाला, मतलब अपने काम से वो जी चुरा रहा है, काम नहीं कर रहा है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर से कौन सा आ रहा है, अलग होने के अर्थ में आ रहा है। फिर है संबंध तत्पुरुष। अब संबंध तत्पुरुष में कौन से चिन्ह चलते हैं, का, की, के, है ना, रा, री, रे, ये चलते हैं। तो इसमें भी यही देखना है अपने को, का, की, के। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति। गंगा जल, गंगा का जल। राजमहल, राजा का महल, ठीक है ना, ये इसी तरह से हैं। फिर है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें क्या देखना है, में पर, इसमें कौन से चिन्ह चलेंगे, में और पर, तो वही देखना है। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह मतलब घर में प्रवेश। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, ठीक है, ये चिन्ह चलेंगे इसमें तत्पुरुष समास में, कर्म तत्पुरुष से लेकर अधिकरण तत्पुरुष तक, ठीक है। अब इसके बाद आपके बुक में ये कर्मधारय समास और द्विगु समास इसी में तत्पुरुष के ही उपभेदों में दिए हुए हैं, लेकिन हम इन्हें अलग तरह से भी पढ़ सकते हैं। जैसे कर्मधारय समास में क्या है, जिस समस्त का दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य, कौन सा, दोनों पद प्रधान, इसमें समस्त पद में क्या होगा, दूसरा पद प्रधान होगा और दोनों ही पदों में क्या होगा, विशेषण और विशेष्य तथा उपमेय और उपमान का संबंध होता है। समझ में आया, मतलब उपमा दी जा रही है किसी को, और विशेषण विशेष्य का मतलब पढ़ चुके हो ना, विशेषण का मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है,
जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, है ना। तो वो तो विशेषण हो गया। और संज्ञा और सर्वनाम क्या हो जाते हैं, मतलब जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो शब्द क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। तो इसमें कर्मधारय समास में क्या है, जो पहला और दूसरा पद आता है वो विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान, ठीक है ना, जो दिखाई दे रहा है आपको बुक में, उसका संबंध बताया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, अब गाय कैसी है, नीली। अब यहाँ विशेषता बताई जा रही है, गाय कैसी है, नीली है। चरण कमल, कमल के समान चरण। अब यहाँ उपमा दी जा रही है, चरणों को किसके समान बताया जा रहा है, कमल के समान बताया जा रहा है कि चरण कैसे हैं, कमल के समान है। यहाँ उपमा दी जा रही है चरणों को, ठीक है ना, कि कमल के समान चरण है। घन श्याम, घन के समान श्याम, ठीक है ना। तो विशेषण और विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध बताया जाता है कर्मधारय समास में। फिर है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, संख्यावाची मतलब संख्या वाला आएगा, त्रि मतलब तीन, है ना, संख्या आ गई ना। त्रिलोक, तीनों लोकों का समूह, समझ में आया, तीनों लोकों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। इस तरीके से द्विगु समास में क्या आएगा, पहला पद संख्यावाची आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में है जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। और इसमें इसके दोनों पद क्या है, योजक चिन्ह द्वारा। योजक चिन्ह आप जानते हो ना, बीच में जो देश का निशान आता है, ये इस तरीके से छोटा सा माइनस वाला चिन्ह है ना, वो कहलाता है योजक चिन्ह। तो इस तरह से योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं दोनों पद। और दोनों पदों के बीच में क्या लिखा हुआ आता है, विग्रह के जब विग्रह किया जाता है तब क्या लिखा हुआ आता है, और, अथवा, या, है ना, एवं ये इस तरह से लिखे हुए आएंगे। जैसे भाई बहन, तो समस्त पद में तो देश का चिन्ह आएगा, और विग्रह करते समय क्या आएगा, और, अथवा, या, ठीक है। अधिकतर तो वैसे और ही लिखा हुआ आता है, लेकिन ये भी लिखा हुआ जाता है, या भी लिखा हुआ आता है, अथवा भी लिखा हुआ आता है ना। तो भाई बहन, भाई और बहन। सुख दुख, सुख और दुख। जलवायु, जल और वायु। सीताराम, सीता और राम, ठीक है, इस तरीके से। फिर है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में जिस समस्त पद का अर्थ उसमें सम्मिलित दोनों पक्षों के अर्थों से अलग, दोनों पक्षों के अर्थों से अलग प्रकार ही अर्थ का, अलग ही प्रकार के अर्थ का वाचक हो, अलग प्रकार का हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि समस्त पद और ही अर्थ का वाचक बन जाता है। जैसे दशमुख, दश है मुख जिसके। अब इसमें तीसरा इंसान के बारे में बात की जा रही है, मतलब तीसरा अर्थ निकाला जा रहा है। दशमुख, दशमुख कौन है, रावण। दशमुख है जिसके, मतलब 10 मुख है, 10 मुंह है जिसके, कौन है वो, रावण है। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, शंकर। समझ में आ गया ना, मतलब दोनों पक्षों का अर्थ, दोनों पक्षों के अर्थों से अलग ही अर्थ निकल रहा है ना, तो वो क्या है, बहुव्रीहि समास है। मतलब तीसरे के बारे में बात की जा रही है, न कोई नाम लेकर बताया जा रहा है भाई वो कौन है, तो वहाँ पर कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। समझ में आ गया। ये आज के लिए इतना ही बहुत है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। कल हम इनकी एक्टिविटीज़ और इनके क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।